दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि बीए एग्जाम की कॉपी कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट कॉपी इन बीए एग्जाम। बीए एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, यानी कि लिखने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। ये बात हो सकता है कि आपको पता हो और बहुत सारे बच्चों को पता ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बीए एग्जाम की कॉपी होती है, अगर आप कुछ भी लिखना शुरू करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बीए एग्जाम की कॉपी होती है, मान लीजिए कि आपकी बीए एग्जाम की कॉपी हो गई, तो जो आपकी कॉपी होती है आपको क्या करना है कि हमेशा आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है हमेशा आपको फर्स्ट लाइन को छोड़ना है, और जो आपकी सेकंड लाइन होती है हमेशा आपको सेकंड लाइन से लिखना शुरू करना है। क्लियर हो गया। अब आगे दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि जो आपकी सेकंड लाइन होती है वहाँ से आपको किस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होता है किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होता है, यानी कि जो भी आपका प्रश्न संख्या होता है, अगर आप क्वेश्चन नंबर लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखने का सबसे सही तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पे जो भी आपका प्रश्न संख्या है, मान लीजिए कि अगर आपका प्रश्न संख्या 1 है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न संख्या 1। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 2 का आंसर लिखना है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। या फिर मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। यानी कि आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन नंबर को डालना है, और क्वेश्चन नंबर को डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, और क्वेश्चन नंबर डालने के बाद क्या करना है, नीचे आपको 1 2 3 कम से कम आपको 2 से 3 लाइन छोड़ देना है, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लिखा गया है और किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा गया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, और क्वेश्चन नंबर डालने के बाद क्या करना है, नीचे आपको कम से कम 1 2 3 यानी कि कम से कम आपको 3 लाइन छोड़ना है, और 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, किस तरीके से आपको हेडिंग लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखना जानेंगे कि हेडिंग कैसे लिखा जाता है और हेडिंग लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए एग्जाम में किस पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका बाल पेन होता है, बाल पेन दोस्तों किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए सबसे बेटर होता है। अगर आप बाल पेन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है, बाल पेन का इस्तेमाल कीजिए, स्केच का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जो आपका स्केच होता है या फिर और भी जो हाईलाइटर पेन होते हैं, अगर आप हाईलाइटर पेन का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत गाढ़ा चलता है तो उससे क्या हो कि आपका राइटिंग खराब हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो हमेशा आपको बाल पेन का इस्तेमाल करना है। और आपको पता है कि बीए एग्जाम में फिर किसी भी एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो जो आपका हेडिंग होता है और जो आपका क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर और हेडिंग और जो पॉइंट होता है, तीनों को हमेशा ब्लैक पेन से लिखा रहता है, और जो आपका अंदर जो आंसर होता है उसको आपको हमेशा ब्लू पेन से लिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जो आपका हेडिंग होता है, जो आपका प्रश्न संख्या होता है या फिर जो आपका पॉइंट होता है, हमेशा आपको ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद जो आपका आंसर होता है, जो आप आंसर देख रहे हैं, आंसर आपको हमेशा जो है कि ब्लू पेन से लिखना है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे जानते हैं कि जो हेडिंग होता है, हेडिंग कैसे लिखना चाहिए और हेडिंग लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। दोस्तों हेडिंग लिखने का सबसे सही तरीका ये है कि जो भी आपको हेडिंग लिखना है इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है। उसके बाद सामने ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं व्यूअर चिन्ह। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है, उसके बाद नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको विवरण चिन्ह देना है। इस चिन्ह को हम लोग विवरण चिन्ह बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है डिटेल में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि डिटेल में इसका आंसर लिख रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको तीर का निशान नहीं बनाना है, इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्लैक पेन से आपका जो भी हेडिंग है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से हेडिंग लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको विवरण चिन्ह लगाना है और नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करना है। ये हेडिंग लिखने का सबसे सही तरीका होता है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर है, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके अंदर इस तरीके से ब्लू पेन से आपको अच्छे से लिखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके वर्ड होते हैं, जो भी आपके शब्द होते हैं, एक शब्द से दो शब्द के बीच में, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी होनी चाहिए हमेशा जो कि बराबर होना चाहिए। यानी कि शब्द न तो ज़्यादा पास पास होना चाहिए और न ही ज़्यादा दूर दूर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कॉपी भरने के लिए शब्दों को दूर दूर लिखते हैं, तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, शब्दों को दूर दूर नहीं लिखना है। हमेशा आपको शब्दों को न तो पास लिखना है ना दूर लिखना है, हमेशा आपको मीडियम में लिखना है और एक जैसा लिखना है। और राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो आपकी राइटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि हेडिंग लिखना है। अब ध्यान से देखिए, आगे हम लोग जानते हैं क्या करना है आगे आपको। उसके वजह से आप उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। जब आंसर लिख लेते हैं, दूसरा लाइन लिख लेते हैं, 5 लाइन लिख लेते हैं, 8 लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करना है कि जब आपका दूसरा कोई पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए कि आपने पहला हेडिंग लिखा, यहाँ पे आपने पहला हेडिंग लिखा और यहाँ पे जो है कि पहला हेडिंग आपका खत्म हो जा रहा है। मान लीजिए कि आपने 8 लाइन लिखा, 10 लाइन लिखा, 10 लाइन लिखने के बाद जैसे आपका पहला हेडिंग खत्म होता है और जैसे आपका दूसरा हेडिंग शुरू होता है, तो जहाँ पे आपका दूसरा हेडिंग शुरू होता है, मान लीजिए कि आपका दूसरा हेडिंग भी मेन हेडिंग है, यानी कि जो मेन हेडिंग होता है, तो आपको क्या करना है कि पहले हेडिंग के खत्म होने पे और दूसरे हेडिंग के शुरू होने पे, अगर दोनों हेडिंग मेन हेडिंग है तो दो मेन हेडिंग के बीच में आपको कम से कम एक लाइन छोड़ना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका मेन हेडिंग खत्म हुआ है और यहाँ पे फिर से आपका दूसरा जो नया हेडिंग शुरू हुआ है, तो जहाँ से आपका दूसरा मेन नया हेडिंग शुरू हुआ है, तो नए हेडिंग के शुरू होने पे आपको एक लाइन छोड़ना है और सेम उसी तरीके से ब्लैक पेन से यहाँ पे आपको लिखना है, सामने इस तरीके से विवरण चिन्ह लगाना है और यहाँ पे नीचे जो है आपको अंडरलाइन करना है। ये सही तरीका होता है हेडिंग लिखने का या फिर पॉइंट लिखने का। उसके बाद से आगे आपका जो भी आंसर है हेडिंग का, तो जो भी आप लिखना चाहते हैं इस तरीके से आपको बिल्कुल राइटिंग बना करके लिखना है। और आगे अगर आपका कोई पॉइंट आता है, मान लीजिए कि
हेडिंग के अंदर अगर आपको कोई पॉइंट आता है तो पॉइंट को किस तरीके से लिखना है, तो पॉइंट को भी सेम उसी तरीके से रोमन संख्या के अंदर जो आपका 1 2 होता है इस तरीके से आपको रोमन संख्या में 1 2 लिखना है। और इसी तरीके से बिल्कुल आपको इस तरीके से बीवर चिन्ह लगाते हुए ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लिखना है या फिर पॉइंट लिखना है। और नीचे आपका जो भी आंसर रहता है बिल्कुल गलती ना करते हुए, काटपीट ना करते हुए एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपका पॉइंट होता है या फिर जो आपका हेडिंग होता है, जो आप पॉइंट या हेडिंग लिख रहे हैं उसके बीच में जो है कि कितना गैप होना चाहिए या फिर कितने दूरी दूरी पर शब्दों को लिखना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका शब्द होता है एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी होनी चाहिए ना, तो शब्द आपके ज़्यादा पास पास होना चाहिए और नहीं शब्द आपके ज़्यादा दूर दूर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है, मान लीजिए कि अगर आपसे ये शब्द गलत हो जाता है तो शब्द के गलत होने पर आपको शब्दों को इस तरीके से काटपीट नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से काटपीट करते हैं या फिर कुछ भी इस तरीके से हरकत करते हैं, फिर कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है आप जो भी गलती करते हैं कॉपी के अंदर पूरी कॉपी के अंदर हाईलाइट हो जाता है। यानी कि जो भी आपकी गलतियाँ होती है, गलती आपकी साफ साफ नजर आने लगती है। अब जब कॉपी एग्जामिनर के पास जाता है तो एग्जामिनर जब उसको देखता है तो उसको देख करके आपका नंबर काटता है। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो शब्द के गलत होने पर क्या करना है, आपको उसको काटना नहीं है, आपको इस तरीके से काटपीट नहीं करना है, बल्कि आपको उसको छोड़ देना है। या फिर एक बार से जैसे मान लीजिए कि आपसे शब्द गलत हो गया तो आपसे जो शब्द गलत हुआ है आपको क्या करना है कि एक बार इसको बीच से इस तरीके से मार्क कर देना है और मार्क करके आपको छोड़ देना है। बाकी आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो इसको याद रखिएगा, अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको हाईलाइट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, एग्जामिनर नहीं देखेगा। तो याद रखना है आपको इस तरीके से लिखना है एग्जाम में। उसके बाद आपको राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको कम से कम 500 शब्द देना है, यानी कि 500 शब्दों में अगर आपको लिखना है तो उसके अंदर आपको बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, जल्दीबाजी में नहीं लिखना है, बिल्कुल एकदम आराम से लिखना है और एकदम शब्दों को मिला करके लिखना है, शब्दों के बीच की दूरी को ध्यान देना है और बिल्कुल एकदम आराम तरीके से लिखना है। और जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग लिखने के लिए बिल्कुल आपको उसी तरीके से लिखना है। हेडिंग और पॉइंट आपको ब्लैक पेन से लिखना है और जो आंसर आपका रहेगा आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। अब दोस्तों जानते हैं कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है या फिर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है या फिर जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर कितना लिखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आपको पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपको 6 से 7 पेज में लिखना है, यानी कि दोनों साइड को मिलाकर के 2 पेज होता है। तो हमेशा आपको 6 से 7 पेज में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है, तो 250 शब्दों वाले क्वेश्चन का आंसर यानी कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर हमेशा आपको 3.5 पेज से लेकर के 2.5 पेज में देना है। और जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमेशा आपको 50 शब्द में देना है, यानी कि हमेशा आपको आधा पेज के अंदर देना है। आधा पेज का मतलब होता है कि हाफ, यानी कि जो आपका पेज होता है हाफ पेज के अंदर देना है, यानी कि आधा पेज में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इस बात को आपको याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मैं तो आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।